अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में रिग्रेशन और कोरिलेशन का इस कोर्स में हम देखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आइए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। याद है आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या किया था? जी हाँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली थी कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये वाला वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि और बहुत सारे वेरिएबल्स मिलकर इसको अफेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्शन जो है, यील्ड्स, ये वो किन किन चीज़ों से मुतासर हो सकती है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड से इफ़ेक्ट करती है प्रोडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ज़मीन अच्छी है तो प्रोडक्शन के चांसेस भी अच्छे हैं, और अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगी। फर्टिलाइज़र का भी इफ़ेक्ट है। जी हाँ। अच्छा, बारिश और पानी ये भी फसलों की पैदावार को अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ सीड्स, जी हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी चंद फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि फसल की पैदावार के लिए चंद एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। किसी कंपनी की सेल किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट की प्राइस। अच्छा, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? फॉर एग्जांपल, चाय की डिमांड सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अच्छा, उस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस, मार्केटिंग के लिए कितना बजट रखा है, ये चीज़ें भी उसको अफेक्ट करती हैं। तो इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा कि एक चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही थी। तो इसको हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको हमने पढ़ा हुआ था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन केस में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहता। रीज़न क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक होगा, लेकिन इन केसेस में देखा हमने ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए। तो जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाएं तो उनका एनालिसिस करने के लिए हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का सहारा लेते हैं। इसको फर्दर डिटेल से देखते हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम है, नर्सिंग बोर्ड का एग्ज़ाम है, और उसमें हमें पता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उनके प्रीवियस जीपीए की वजह से इफेक्ट होती है कि नहीं होती। अच्छा, ये तक सिंपल फैक्टर है। इसके साथ साथ हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट की एज का भी उस पर कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो इस काम के लिए हमने किया गया, 3 वेरिएबल्स ले लिए। ये एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में उसका स्कोर, इसके अलावा हमने उसका प्रीवियस जीपीए, और एक और वेरिएबल ले लिया एज। तो ये हमारे पास y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ये दो ले लिए। तो यहाँ पे हम इनको किसी न किसी सिंबल से शो करते हैं। तो इसको मैंने x1 कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया, x2, 2 वेरिएबल्स। तो ये तीनों पे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। इसकी एक ऑप्शन तो ये है कि y का इफेक्ट देख लिया जाए CGPA के साथ एक, और फिर एक और देखा जाए y का इफेक्ट एज के साथ। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ये दो एनालिसिस बार बार करने की बजाय
इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक एनालिसिस करता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो एक फ़ायदा आपने ये देख लिया कि 2 या 3 सेपरेट एनालिसिस करने की बजाय हम एक ही कंबाइन या जॉइंट एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स फॉल कर रहे थे, तो उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कह देते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये आ गया। ये एनालिसिस लगता कैसे है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपने देखा होगा, उसमें कुछ इस तरह का आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये वाई हैट पे हम कह देते हैं 32 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम कहते हैं 1.68 इंटू एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे जो डाटा होता है वो हमारे पास वाई और एक्स की फॉर्म में होता है, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। लेकिन मल्टीपल में देखें, हमारे पास जो डाटा है वो 3 वेरिएबल्स में, एक वाई, स्टूडेंट्स की एज जो वो एक वेरिएबल है, और जीपीए एक, तो 3 वेरिएबल्स हो गए जिनमें से, और इनको जब हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गई वाई हैट इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर प्लस ये और प्लस ये। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था और यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से बिल्कुल ही मिलता जुलता ये वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसमें थोड़ी सी हमने एक्सटेंशन कर दी। इस स्लाइड से आपको ये चीज़ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमने ये पढ़ा था, और इसमें एक हमारे पास वेरिएबल ऐसा है जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मल्टीपल में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स। तो ये यहाँ पे केस वो डिस्कस कर रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। क्योंकि वेरिएबल्स हमारे पास 2 आ गए, तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वेरिएबल के साथ हम x1 लिख रहे हैं और दूसरे के साथ क्या लिख रहे हैं, x2। और इसी तरह कोफिशिएंट भी b की जगह बीटा 1 और b2, तो ये एक सिमेट्री बन जाएगी, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2। अच्छा, अगर 3 वेरिएबल्स हो जाएं, जैसे वहाँ पे हमने देखा कि लैंड है, फर्टिलाइज़र और सीड क्वालिटी, 3 वेरिएबल्स हम सपोज कर लेते हैं, तो उसका मॉडल कैसे बनेगा? बिल्कुल उसी तरह ये पैटर्न हमने देखा, ये पैटर्न ऐड कर दिया और एक और वेरिएबल ऐड हो गया b3 इंटू x3। अच्छा, इसी फॉर्म को आप 4 के लिए भी कर सकते हैं, जी हाँ, 5 के लिए भी किया जा सकता है। तो क्यों ना इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो अगर आपने इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ये कि k इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसके हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, वाई हैट इज इक्वल टू बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, इसी तरह बीटा 3 x3 प्लस बीटा 4 x4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा, जितने हमारे वेरिएबल्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी जनरल फॉर्म। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें जो y है ये, इसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या कहलाते हैं जी हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और b क्या कहलाते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। क्योंकि यहाँ पे b 1 से ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और k नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आ गई। तो इस कोर्स में जो हमने डिस्कस करना है वो 2 वेरिएबल्स को कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अजम्पशन भी
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के पढ़े थे। वो क्या थे, याद है आप लोगों को? रिवाइज कर लेते हैं, ये ऑलरेडी भी आप पढ़ चुके हैं। एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये लीनियर को डील करता है, यानी इससे जो शेप आती है वो किसी कर्व को या किसी और शेप को डिस्कस नहीं कर रहे हम, लीनियर फॉर्म का फंक्शन है। और एरर्स जो हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक एरर का दूसरी एरर टर्म पे कोई अफेक्ट नहीं है। थर्ड हमने ये भी देखा था कि एरर्स जो हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कि अगर इनकी शेप बनाई जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, और एरर्स का अगर वेरिएंस निकालें तो वो इक्वल वेरिएंस होता है। तो इन चारों अल्फाज को कंबाइन करके याद रखने के लिए हमने इसको लाइन भी कह दिया था, लीनियर, इंडिपेंडेंट, नॉर्मल और इक्वल वेरिएंस। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये जस्ट आप याद रखने के लिए इसको इस तरह करें। अच्छा, मल्टीपल में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। आपने देखा था ना कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, तो इसमें हम कहते हैं कि इनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं है, कि इनका कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो है। ये हम इसलिए ज्यूम करते हैं ताकि इनका y पे इफेक्ट जो है वो हम कैलकुलेट सही तरह कर सकें। तो ये भी हमारा एक ज़रूरी अजम्पशन होता है। तो रिकैप कर लेते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मल्टीपल फॉर्म में आ रहे हैं, बिल्कुल वही कुछ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद एक की बजाय एक से ज़्यादा होगी। इस बुक में, इस कोर्स में हम 2 वेरिएबल्स के साथ आपको एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करवाएंगे, और इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको पार्शियल कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन हम कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के एक जैसे ही हैं, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। मल्टीपल में जस्ट एक दो अजम्पशंस का इजाफा हम इसलिए कर देते हैं कि वहाँ पे जो वेरिएबल एक्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो इस सेगमेंट में तो हमने ये देखा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन किस तरह के नज़र आते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है और उनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्चुअली देखेंगे कि इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं ए, बीटा, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस के लेसन 6 के इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन की मदद से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसको हम परसू करते हैं। रेस्टोरेंट का एक ऑनर है, तो वो अपने रेस्टोरेंट की इनकम को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, इस पे एनालिसिस करना चाह रहा है। तो उसके लिए जो दो वेरिएबल्स वो कंसीडर कर रहा है, फर्स्ट तो वो इनकम, रेस्टोरेंट की इनकम इसको ले रहा है। सेकंड वो फाइंड आउट, जिस वेरिएबल को कंसीडर कर रहा है वो एरिया। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में ये एक रेस्टोरेंट है और ये एक रेस्टोरेंट है, ये। तो रेस्टोरेंट का एरिया जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा टेबल लग सकते हैं, उतनी ज़्यादा लोग सर्व हो सकते हैं, तो उससे उनकी इनकम भी बढ़ सकती है। तो इसलिए उसने इस फैक्टर को या इस वेरिएबल को कंसीडर किया। सेकंड, अगर रेस्टोरेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है इनकम को कम या ज़्यादा करने का। तो इसलिए उसने ये दो वेरिएबल्स लिए, इस पे डाटा कलेक्ट कर लिया। ये उनकी इनकम है हज़ारों में, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया, और ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को फिट करें।
तो पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन लग सकता है? जी हाँ, एक अंदाज से देखें तो लग सकता है कि y और x1 इसको हम अलग कंसीडर कर लें और y और x2 को हम अलग कंसीडर कर लें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाना चाह रहे हैं और उसके प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं, तो आए देखें कि इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मॉडल लिख लिया, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या मॉडल आ गई। जब हम सिंपल लीनियर पढ़े थे वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी, तो उन इक्वेशंस का नाम हमने रखा था नॉर्मल इक्वेशंस। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम इसकी नॉर्मल इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं सिखा रहा, लेकिन ये है कि इन नॉर्मल इक्वेशंस को आप इजीली याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आमतौर पे कैसे आती है कि इस पे अगर हम समेशन अप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन पे, तो वो इस फॉर्म में बन जाएगी, सम ऑफ y। अच्छा, कांस्टेंट पे जब कोई सम अप्लाई होता है तो वो n में कन्वर्ट हो जाता है, n आ गया, प्लस बीटा 1 और सम ऑफ x1। तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है और समेशन वेरिएबल पे अप्लाई होता है, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x1 है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, बीटा 2 और x2। तो इस तरह भी इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं कि मेन इक्वेशन को जब हमने सम अप्लाई कर दिया तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हमने कह दिया नॉर्मल इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को इस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें, मल्टीप्लाई कर देते हैं x1 y। अच्छा, a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a x1 आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये b1 और x1 का स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ जब अप्लाई होगा तो ये b2 और x2 और साथ में x1 आ जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद उस पर समेशन अप्लाई कर दिए, तो वो जब समेशन अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी, सम ऑफ x1 y प्लस a सम ऑफ x1 और प्लस b1 सम ऑफ x1 स्क्वायर प्लस b2 सम ऑफ x1 x2। ईजी है। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी जी? बिल्कुल, इस वेरिएबल को दो स्टेप आपने करना है। इस वेरिएबल को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उस पर फिर समेशन अप्लाई कर दें, तो उसकी मदद से आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, समेशन x2 y प्लस a समेशन x2 प्लस b1 समेशन x1 x2 प्लस b2 समेशन x2 का स्क्वायर। तो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉर्मल इक्वेशंस की ये वाली फॉर्म आपने याद बनानी कैसे है और इसको याद कैसे रखना, क्योंकि फर्दर हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो रेफ़र करने के लिए हम इनको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के नाम से याद रख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन डाटा था, ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये y कॉलम x1 और x2 की वैल्यूज़। तो हमें कुछ कैलकुलेशन चाहिए, तो कैलकुलेशन क्या है, x1 का स्क्वायर, ये नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यू यूज़ होनी है, तो इसलिए हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x1 का स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएं, x2 का स्क्वायर भी इसी तरह कर लें, फिर एक वैल्यू चाहिए आपको x1 और y और x2 और y। तो ये वैल्यूज़ इस तरह आ जाएंगी, ये भी इस तरह आ जाएंगी, और लास्ट में हम एक कॉलम बना लेते हैं x1 और x2 का। ये जो कॉलम्स हैं, जो मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, ये सारी मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि नॉर्मल इक्वेशंस में हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है। नीचे हम इसका सम कर लेते हैं, तो सम करना बिल्कुल इजी है। इसका सम 52 आ गया, इसका सम 238 आ गया, इसका 582 आ गया। तो ये चाहें तो आप
कैलकुलेटर से मैनुअल भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस डाटा को आप एक्सेल में ले जा के और वहाँ पे इसके सम वगैरह कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे हमें जो वैल्यूज टेबल से मिल सकती हैं वो हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये n हमारे पास कितना है 5 और a ये वाला आ गया। इक्वेशन को ये वाली जो टर्म है इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको हमने एंड पे लिख दिया, तो ये कन्वर्ट कर लिया, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये बीटा 1 ऐसे ही आ गया, सॉरी b1 एज इट इज़ आ गया, और सम ऑफ x1 ये हमने कैलकुलेट कर लिया 30। इसी तरह b2 ये आ गया और सम ऑफ x2 हमने कैलकुलेट किया 52 इज़ इक्वल टू सम ऑफ y। तो ये सम ऑफ y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 89। तो ये हमारे पास वही नॉर्मल इक्वेशन 1 आ गई। ये नॉर्मल इक्वेशन 2 और 3 भी बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। इन सारी वैल्यू में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। a b1 और b2 की वैल्यूज़ पुट नहीं होनी, बाकी सारी वैल्यूज़ हमने टेबल में कैलकुलेट कर ली, उनको पुट कर दें। तो ये वाली इस साइड पे लिख लें और ये वाली इस साइड पे लिख लें। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जस्ट नॉर्मल जब हम वे में मैथ के प्रॉब्लम्स को या इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह लिखते हैं कि लेफ़्ट हैंड पे ज़्यादा टर्म्स कर लेते हैं और राइट हैंड पे न्यूमेरिकल वैल्यू या सिंपल वैल्यूज़ को रहने देते हैं। सम ऑफ x2y इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1007, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। a इधर आ गया, सम ऑफ x2 क्या हमने निकाला है 52, वो यहाँ पे आ गया 52a प्लस 351 b1 प्लस 582 b2 इज इक्वल टू 1007। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास इक्वेशन। ये तो बड़ा सिंपल है, जस्ट टेबल वैल्यू से वो वैल्यू कैलकुलेट करें और यहाँ पे पुट कर दें। पीछे अगर आप स्लाइड पे देखें वर्ड मैंने यूज़ करते हैं टू सॉल्व नॉर्मल इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अगर आप कहेंगे सॉल्व नॉर्मल इक्वेशंस और या जब कहेंगे सॉल्व नॉर्मल इक्वेशंस या किसी भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, तो जब भी ये वर्ड यूज़ करेंगे तो इससे पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि इन इक्वेशंस को हमने लेके कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का जो ट्रिक है या थीम है वो देख लें कि ये हमारे पास 3 अननोन कांस्टेंट्स हैं a b1 और b2 और 3 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इनमें से किसी एक फैक्टर को कम कर दें ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाए। तो उसका एक वे आउट ये है कि किसी तरह हम ये वाला फैक्टर ख़त्म कर दें। आगे चल के मैं बताऊंगा कि उसको हमने ख़त्म कैसे करना। तो पीछे इक्वेशन हमारे पास ये रह जाएगी ना। तो इन दोनों को जब हम इस तरह डील करते हैं कि इनमें से कोई एक फैक्टर ख़त्म हो जाए तो उससे हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अच्छा, यही प्रोसेस हम फिर दूसरी इक्वेशन पे भी करते हैं। कोई से 2 कम्बिनेशन ले लेना है, तो मैंने पहला और ये ले लिया और इसी तरह फिर मैं यही प्रैक्टिस इस पे और इस पे करता हूँ सेम वेरिएबल को एलिमिनेट करने में। तो ये भी मैंने ख़त्म कर दी। अगले प्रोसेस में मैं बताऊँगा कि इसको मैंने ख़त्म कैसे करना। तो एक और इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास देखें ये 3 इक्वेशंस रिड्यूस होकर 2 इक्वेशंस में आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी है। तो जब 2 को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिक थीम नॉर्मल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की ये। आए अगली स्लाइड में देखते हैं इसके प्रैक्टिकली होता कैसे। तो
इसमें चंद एक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मे भी आपको ये लेंथी लगे, लेकिन ये कि स्टेप्स को समझ आएंगे तो है बड़ा इजी, मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले तो हमने करना था कि पीछे हमने देखी है इक्वेशन 1 और 2 को सेम करना है। तो सेम करने से मुराद हमारी ये होती है कि ए के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये दोनों में एक जैसी कर दें, और फिर हम माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसको मैंने अब 30 बनाना है, क्योंकि दूसरी तरफ 30 है तो इसको मैं इजीली 30 बना सकता हूँ। तो 30 में इसको कैसे बना सकता हूँ? जी हाँ, अगर इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और इस साइड पे भी किया, तो कोई इफेक्ट इक्वेशन पे नहीं पड़ा। तो मैं ये मैथमेटिकली कर सकता हूँ। तो ये 30 आ गया, प्लस 30 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 B1 प्लस 52 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 B2 इज इक्वल टू 89 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 534 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई। अब इस नई इक्वेशन को मैंने पिछले वाली इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा एक फैक्टर कम हो सकता है। पिछली इक्वेशन नंबर 2 वो मैं ये लिख रहा हूँ, ये पिछली इक्वेशन नंबर 2 ये लिख दी, वो थी 30A प्लस 238 B1 और ये सो ऑन। ये अभी जो नई इक्वेशंस मैंने निकाली है वो ये वाली है, तो उसको मैंने इसके नीचे लिख दिया। तो ये देखें सेम सेम। अच्छा, अब मैंने इनको माइनस कर दूं, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशंस माइनस कर दूं तो ये शो करने के लिए मैंने हर एक के नीचे माइनस का साइन लगा देता हूँ कि ये मैं माइनस करने लगा हूँ। अब अलग-अलग माइनस करते हैं। 30A में से माइनस 30A करें तो ये क्या होगा? कट नहीं जाएगा, ये दूसरे लफ्ज़ों में 0 आ जाएगा। ठीक है, 238 में से 180 निकाल दें तो ये हमारे पास 58 B1, क्योंकि ऊपर वाली टर्म बड़ी है तो इसके साथ पॉजिटिव है तो हमारे पास आएगा भी पॉजिटिव। 351 में से 312 निकाल दें 39, और इसी तरह 619 में से ये निकाल दें तो ये आ गई। तो इसका ये वाला मैं ख़त्म करके इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपने नोट किया मेरे पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, इनको मैंने सॉल्व करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस इक्वेशन को अब आगे भी मैंने इस्तेमाल करना है तो इसको मैं 4 कह देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने नॉर्मल इक्वेशन 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, और ये मेरे पास इक्वेशन 3 थी। अब मैंने इसमें भी a को सेम करना है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 52 है। तो पिछली इक्वेशन में आपने देखा था कि समटाइम्स आपको बड़ा इजीली कोई ऐसा हिस्सा मिल जाएगा कि जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तो इसका दूसरा हल ये है कि 30 को 52 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 52 से। और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 30 से। कैसे? आइए देख। तो इस इक्वेशन को मैंने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इस पर कंफ्यूज नहीं रहना है कि 52 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इन दोनों को मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ। तो उसका सिंपल वे मेरे पास यही है। तो इस पूरी इक्वेशन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a 12376 b1, ये फैक्टर और ये फैक्टर, और इसको मैंने इक्वेशन 5 कह दी। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? जी हाँ, 30 से। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने
इसकी हर वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे जो रिज़ल्ट आया वो मैंने ये लिख दिया, और इसको मैं इक्वेशन 6 कह देता हूँ। ये जो अभी मैंने 5 और 6 निकाली थी उनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ये 5th इक्वेशन थी और ये जो अभी 6th इक्वेशन आई। तो इसको भी हमने जो पहले एक स्टेप किया था कि आपस में माइनस कर देते हैं, ये माइनस, तो ये शो करने के लिए कि ये हम माइनस का प्रोसेस कर रहे हैं, नीचे वाली टर्म के नीचे जो भी सिंबल हो वो चेंज कर देते हैं। ये आपस में कट गए, इस वैल्यू में से ये वैल्यू निकाली जा सकती है, जी हाँ बिल्कुल, तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में से ये वाली निकाल दें तो ये आ गई, और इसी तरह इसमें से ये वाली वैल्यू निकालें तो ये आ गई। इसका ये ज़ीरो हटा देता हूँ, तो इसको अगर मैं सिंपल करके लिखूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन 7 आ गई। तो ये बेसिकली अगर आप देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 थी, उनको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो उसमें से ए हमने निकाल दिया, तो ये टर्म ये वाली आ गई। तो तकरीबन आधा काम अब हमारा हो चुका है। ये आपको ओवरव्यू देने के लिए कि आपके जहन में रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ये हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशंस थी, इसमें से हम ए को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसकी टेक्निक हमने ये बनाई कि इन 2 इक्वेशंस में से ए को ख़त्म कर दें और फिर इन 2 इक्वेशंस में से ख़त्म कर दें, तो हमारे पास इक्वेशंस भी कम रह जाएंगे और ए भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो नई इक्वेशंस आ गई हैं, जिसमें से 2 हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है। तो जब 2 इक्वेशन हो, 2 अननोन हो, तो इनको सॉल्व करना बड़ा ईजी है। ये हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी कर चुके हैं। इसकी भी टेक्निक यही है, इसमें से किसी एक फैक्टर को, किसी एक कांस्टेंट को ख़त्म करना है। जैसे तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि बीटा 1 को ख़त्म करें। अब बीटा 1 यहाँ पे और बीटा 1 की ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका सिंपल हल ये है कि इस तमाम फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके इस वाले फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपस में सेम हो जाएंगे। ये मैंने लिख भी दिया है कि मल्टीप्लाई 4 विद 1846 एंड इक्वेशन 7 विद 58 एंड सब्ट्रैक्ट द न्यू इक्वेशंस फ्रॉम ईच अदर। ये इक्वेशंस मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी, और ये दूसरी इक्वेशंस। तो इसको बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो इनको माइनस कर देते हैं, कट गया। इसमें से ये टर्म निकालें तो ये आ गया, और इसमें से ये निकालें तो हमारे पास ये वाली आ गई। अच्छा, इसमें इस सारी टर्म को अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, पीछे सिर्फ b2 रह जाएगा, और इधर से भी डिवाइड कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी 1.62। तो लें जी, 3 में से हमारे पास एक जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आ गई। अब हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू आ चुकी थी, ये अभी हमने निकाली है 1.62। इसको किसी भी ऐसी इक्वेशन में पुट कर लें जिसमें b1 हो, तो वो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया b1 प्लस 71994, इसके साथ ये 1.62 बीटा 2 था यहाँ पे, उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और ये इसके इक्वल। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ जी, ये मल्टीप्लाई करें और इससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप इस साइड पे ले जाएं, तो इस साइड पे जाके ये माइनस होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो ये आंसर इधर आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ रहा है। अब इसमें से b1 की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल। उसका क्या तरीका है, इस सारी टर्म को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें और इधर से भी डिवाइड कर दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.38 रह जाएगा। तो अब हमारे पास b1 की वैल्यू भी आ गई, और वो क्या आई, 0.38। तो अब हमारे पास 3 में से 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो तीसरी को निकालना भी बड़ा ईजी है। वो कैसे कि b1 और b2 की जो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, इसको किसी ऐसी इक्वेशन में पुट कर दें जिसमें a अवेलेबल हो।
तो ये मैंने वो पहली इक्वेशन ले ली जो नॉर्मल इक्वेशन थी, 5a + 30 b1 + 52 b2 = 89। तो 5a + 30 और b1 की जगह ये वैल्यू और b2 की जगह ये वैल्यू 89। इसको सॉल्व करें, एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड हो सकती है, इन दोनों को ऐड कर लें और इनको फिर इस साइड पे ले जाएं तो माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो वो टर्म ज़्यादा बड़ी है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -6.64 आ जाएगा और इधर अब आपके पास सिर्फ रह जाएगा 5a। इसको 5 से डिवाइड कर दें, a आ जाएगा -1.33। तो लें जी, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b1 की भी आ गई और b2 की भी आ गई। इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, हाँ जी, जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो y हैट इज़ इक्वल टू a की जगह ये और b1 की जगह ये और b2 की जगह ये। इसको अगर मज़ीद जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो x1 क्या था, क्या वेरिएबल था जी हमारे पास, यस एरिया, और x2 क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आप देखें कि पहली इक्वेशन में ये और ये अननोन थे, लेकिन अब हमारे पास इनकी ख़ास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है हमारे डाटा के मुताबिक। तो लास्ट स्टेप हमारा हमेशा से ये होता है कि हम डाटा को, ये इक्वेशन को इंटरप्रेट भी कर दें। तो ये इक्वेशन है, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह। एक दो चीज़ों का फर्दर आपने ख्याल रखना है, वो क्या, इन दिस केस फॉर ईच यूनिट ऑफ चेंज इन द एरिया ऑफ फ्लोर। ये हमारे पास फ्लोर का एरिया, तो ये वो बताना चाह रहा है कि इसमें जब चेंज आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है, 0 से अगर इसको 1 कर देंगे या 1 से 2 हो जाएगा, इसके 1 स्क्वायर फुट की चेंज की वजह से जो इसमें कितनी चेंज आएगी, 0.38। देयर इज़ अ चेंज ऑफ 0.38 यूनिट्स इन द इनकम, कि इनकम के जो भी यूनिट्स हैं उसमें इतनी यूनिट्स की चेंज आ जाएगी। जो ख़ास बात है वो ये है कि विद द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बीइंग हेल्ड कांस्टेंट, कि इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी। और जब हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो फिर हमने कहना है कि एरिया को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, एरिया को आइसोलेट कर रहे हैं, एरिया के इम्पैक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। इसका क्या इफेक्ट होगा कि जब एक एम्प्लॉय का इजाफा होगा, तो उससे उनकी इनकम 1.62 यूनिट्स बढ़ जाएगी। तो इसको आप राइटिंग में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। इसमें सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक का जब इम्पैक्ट बता रहे हो तो दूसरे फैक्टर्स का इम्पैक्ट को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इसमें हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में था, उससे हमने 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनाई। इक्वेशंस कैसे बनानी है और उनको याद कैसे रखना है ये भी हमने देख लिया। इन इक्वेशंस में जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो एक टेबल की फॉर्म में हमने वो जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं वो हमने कर ली। अगर वो एक्सेल में कर लें तो बहुत ईजी है, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं उसको हमने 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया और फिर 2 से एक इक्वेशन बनाते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उससे हमें तीनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं। वो वैल्यूज़ हमने मॉडल में पुट कर दी और मॉडल को उसके मुताबिक इंटरप्रेट कर दी। तो आई होप आपको नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आपको थीम इसकी याद होनी चाहिए कि इसमें नॉर्मल इक्वेशंस को हम इक्वल कैसे करते हैं और उसको रिड्यूस कैसे करते हैं ताकि हम एक वैल्यू निकाल सकें। इसके साथ ही हमारा ये वाला सेगमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूले की मदद से, कि नॉर्मल इक्वेशंस के अलावा भी हमारे पास ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। थैंक यू।